ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदेद नाजरीन। आज के ब्रिजेस अमेरिका के 42वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो आज हम बात वही करेंगे जो सारी दुनिया बात कर रही है और सारा हिंदुस्तान उस पर लगा हुआ है, इधर से उधर से, और वो ये कि रामनवमी और रमज़ान का जो एक दिखाया जा रहा है, उसको दंगा कह रहे हैं लोग। हालांकि वो दंगा नहीं है। वन साइडेड जब होता है, जब कोई भी चीज़ वन साइडेड होती है तो वो दंगा नहीं होता, तो वो मैसेकर होता है, वो तखरीबकारी होती है, वो बदतमीजी होती है, दंगा नहीं होता एक तरफ का। तो जहां जहां मुसलमानों की अपना मस्जिदें हैं, वहां आजकल उनके रमज़ान चल रहे हैं, तो वहां पर ये लोग जाते हैं रामनवमी के उसमें को त्यौहार उन्हीं के सामने मनाने, झंडे लेके गालियां देते हैं माँ बहन की। उनकी औरतों को गालियां देते हैं मुसलमानों की, और वहां पर वो जो म्यूजिक चलाते हैं भजन वगैरह का उनके सामने, और उनको प्रोवोक, सारी दुनिया जानती है कि ये प्रोवोकेशन है। काफी अरसा हो गया प्रोवोक करते करते, मगर ये मुसलमान, इनके पास बेचारों के पास कोई लीडरशिप नहीं है, थर्ड क्लास लीडरशिप, मगर उसके बावजूद अपने आप से ये रिएक्ट नहीं कर रहे, ये कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ये कोई बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये मारपीट नहीं कर रहे हैं, ये चुप बैठे हुए हैं कि ये आए हैं, अपने दिल की भड़ास निकालेंगे और चले जाएंगे। अब उससे वहां ऊपर वाली जो जगह है, जिसको आरएसएस कहा जाता है और वीएचपी वगैरह, जहां से सारी ये स्ट्रेटेजी निकलती है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारी चेंजेस करनी है, और उसमें जो चेंजेस हैं, उसमें जो तब्दीली है, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा लोअर कास्ट के लोगों को खत्म करना है। और कैसे खत्म करना है? मुसलमान को सामने रख के खत्म करना है। मुसलमान को बहाना बना के वो जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको निशाना बनाना है उन्होंने। अब वो फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहे हैं कि वो जो मुसलमान है रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर अब क्या करें? ये हिंदुइज्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, रामनवमी के नाम पे, ये देखें, ये एक गरीब आदमी के जो तरबूज बेच रहा था बाहर, मंदिर के बाहर है, मंदिर के अंदर नहीं था, वहां हजारों दुकानें हैं, उसमें से एक दुकान इसकी है, ठेला बल्कि उन्होंने फेंक दिया, और उसके बाद वो महसूस करते हैं कि जी मैं तो टार्ज़न हूं। तो मैं इन सबको देख रही हूँ, और जितने जहां जहां बीजेपी की राज सरकार है, वहां पर मैं देख रही हूँ कि वहां पर दंगे हो रहे हैं। ये आपका यूपी में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और बिहार में, और गुजरात के भी कुछ उसमें, और राजस्थान में, जहां उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, मगर एक जगह जाके उन्होंने अपना सिक्का जमा दिया कि भैया हम तो यहाँ हैं ही हैं। मगर मैं एक सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं उनका सोशल प्रोफाइल देख रही हूँ। जो लोग वहां आते हैं, ये बहुत बड़ी भीड़ होती है, और ये लाल रंग के भगवा झंडा लेकर के आते हैं, और ये मस्जिद के सामने जाते हैं, लाउड स्पीकर पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भजन गाते हैं, और वहां पर खड़े होकर के गालियां देते हैं, और अजीब अजीब गाने उन्होंने बनाए हुए हैं, बड़े बेसुरे। उनको चाहिए किसी अच्छे शायर से गाने लिखवा लें, क्योंकि उनको उर्दू वगैरह तो आती नहीं बेचारों को, गाने कैसे लिखेंगे वो, और वहां पर वो ये सब करते हैं। तो जो सोशल प्रोफाइल है इन लोगों का, वो है दे आर ऑल मेन, और ये सब मुझे शक्ल से 2-3 वक्त के फाके से लगते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाना मिल जाता होगा, मगर ये सब पेड हैं। जो आगे रहते हैं लोग, वो सब पेड हैं, उनकी शक्लों पे लिखा हुआ है कि हमको जय श्री राम कहने के, नारा लगाने के पैसे मिलते हैं, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ है। तो ये पेड लोग हैं। तो ये ज्यादातर जॉबलेस हैं, इनके पास काम नहीं है, और ये ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास से हैं, वर्किंग क्लास लोग हैं। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हिंदी मीडियम से आए हुए हैं। इसमें एक बच्चा भी, एक लड़का भी आपको इंग्लिश मीडियम का नहीं मिलेगा। अगर एक बच्चा भी इंग्लिश मीडियम का यहाँ आ जाए, तो उसके माँ बाप उसको
उसको 2-3 थप्पड़ मार के घर पे बिठा देंगे कि तूने अच्छी जॉब करनी है, या तो आईएएस में जाना है, या किसी बैंक में, या किसी मल्टीनेशनल में, या तुमने बाहर जाना है इस मुल्क से। आपको पता है ना कि तकरीबन 8 लाख के करीब इंडियन मिलियनेयर्स हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं। उसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ईस्टर्न यूरोप और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, वहां पर चले गए। और ये वो लोग हैं जिनकी अपनी फैमिलीज अभी नहीं बनी, क्योंकि फैमिली वाला वहां नहीं आएगा, जिसके बीवी बच्चे हैं वो नहीं आएगा। इनके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये दूसरों को देखते होंगे कि भाई उनकी अच्छी लाइफ है, उनके पास गाड़ी है, मोटर है, और कोई लड़की है उनके साथ, या उनके घर में बीवी है। तो ये मोस्टली अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड, या हिंदी मीडियम के एजुकेशन, और ये अनमैरिड, विदाउट एनी चिल्ड्रन, बच्चे नहीं हैं इनके, और ये छोटे मोटे इलाकों से आते हैं। इनको पैसे दिए जाते हैं, और इनको इसमें एक सेंस ऑफ प्राइड मिलता है कि भाई ये करो तुम। हालांकि मैं देख रही हूँ जो सारे लोग बात कर रहे हैं कि जी बड़ी घृणा है, इनके अंदर घृणा है, घृणा दिखा रहे हैं, हेट्रेड। मुझे तो हेट्रेड नहीं नजर आ रही, मुझे इन लोगों में हेट्रेड नहीं नजर आ रही मुसलमान के लिए, क्योंकि हेट्रेड के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हेट्रेड के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, और ये सब पेड है, ये सब पेड है। मुझे इनके अंदर जो चीज नजर आ रही है, अगर मैं इनका सोशल प्रोफाइल और जरा ज्यादा विस्तार से करूं कि ये लोग वो हैं जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लो कॉन्फिडेंस है, लो सेल्फ एस्टीम है, अपना आत्मविश्वास नहीं है। आत्मनिर्भरता की तो खैर बात ही नहीं। आत्मनिर्भर जो होगा वो तो आएगा ही नहीं यहाँ पर। जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई आप जो गोबर निकलता है घर में, उससे आप कुकिंग कर लें, गैस बना लें और उसके ऊपर कुकिंग कर लें। तो ये इतने ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग भी नहीं है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मुझे उनके अंदर हेट्रेड नहीं दिखाई दी। दूसरी बात कि ये जो इनके लीडर हैं वो इनसे भी 2 गज आगे हैं। तो ये ज्यादातर लीडर जो हैं ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा ब्राह्मण खुद नहीं उतरता है मैदान जंग में, वो उतारता है लोगों को। तो ये जो साहब, जैसे ये साहब हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक पत्थर आया था वहां से, एक पत्थर वहां से आया था, क्योंकि हम लोग कर रहे थे और हम उनको प्रोवोक कर रहे थे, वो ठीक है, हमारा हक है, मगर पत्थर आया एक। अब मेरा अपना ख्याल है, जो कि मैंने अभी तक पत्थर वहां से आते हुए देखा नहीं, मेरा अपना जो तज्जिया है, जो मैंने लोगों से बात की, पत्थर इन्हीं लोगों में से आया था। पत्थर ये, क्योंकि मुसलमान प्रोवोक नहीं हो रहा है, वो कोई रद्द अमल नहीं दे रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। उसे पता है कि वो आउट नंबर है और सत्ता उसके साथ नहीं है, गवर्नमेंट उसके साथ नहीं है, पुलिस उसके साथ नहीं, उसे मालूम है। मगर ये साहब, इनकी शक्ल देखें आप, ये कैंगरू कोर्ट होते हैं ना, किसे कहते हैं कैंगरू कोर्ट, के एक जंगल होता है कि जहां पर कैंगरू आ करके बैठ जाता है और वो अपना सब सारे जानवरों का डिसाइड करता है। ये कैंगरू कोर्ट लगा रहे हैं कि जी वहां से आया था और अब हमने वहां से एक पत्थर आया था मस्जिद से और 1-2 लोग जख्मी हो गए, और उसके बदले हमने इनकी 50 घर पत्थर के ढेर में बदल दिए। इसको कहते हैं कैंगरू। इनकी शक्ल भी मिलती है। और ये जो कैंगरू कोर्ट है उसमें सिर्फ यही नहीं है, ऊपर के जो बैठे हुए हैं वो जो सत्ताधारी मतलब बीजेपी के लोग और जो आरएसएस के हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि जो बात एक दफा भागवत साहब ने किसी से कही थी, मैं उनको जानती हूँ जिनसे उन्होंने वो बात कही थी, मगर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने कहा था कि जो बात उनको तकलीफ देती है और उनको बेचैन रखती है वो ये कि जो बात गांधी जी ने अपनी एक किताब में लिखी थी, और वो ये है कि अ मुस्लिम इज अ बुली एंड अ हिंदू इज अ कावर्ड। मुसलमान जो है वो लड़ाका है और हिंदू जो है वो बुजदिल है। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि इससे उनको बेचैनी होती है, वो इस चीज को बदलना चाहते हैं। अब मुस्लिम जो है आज फिर वन अप हो रहा उनके ऊपर, अपना कोई रद्द अमल ना देके, रिएक्ट ना करके फिर वो वन अप हो रहा है, जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्होंने एक खासी बड़ी जनसंख्या को ठिकाने लगाना है और उसमें लोअर कास्ट हिंदू है।
जिसको इन्होंने ठिकाने लगाना है। सामने इन्होंने मुस्लिम को रखा हुआ है, पीछे से इन्होंने हिंदुओं की जो लोअर कास्ट है उनकी ठुकाई करनी है, उनको खत्म करना है जितना भी हो सके। तो मुझे जब मैं इनके ये जो है कपिल मिश्रा हैं और ये लोग हैं जो बाकी के लीडर, ये क्या कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स बन गई है और आगे जाके अगर हमने इसका कुछ ना किया तो आगे जाके ये केरला फाइल बनेगी, फिर ये तमिलनाडु फाइल बनेगी, फिर ये तेलंगाना बनेगी, फिर ये बंगाल फाइल बनेगी, फिर पता नहीं कौन कौन सी। तो वो क्या कर रहा है? ये आदमी जो एक्सपर्ट है रायट कराने में, दंगा कराने में एक्सपर्ट है, जिनका दिमाग इनकी शक्ल से ज्यादा भयानक है, वो लोगों को ये कह करके पहले तो लोगों को डरा रहे हैं कि देखो ये इस तरह की फिल्में बनेंगी कश्मीर फाइल के बाद, अब ये और ज्यादा बनेंगी क्योंकि हम 80% हैं और ये 14% है और ये हम पे हावी हो जाएंगे। और अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की जो औरतें हैं वो इस मुल्क की बागडोर संभालें, वो सड़कों पे आए, अपना हक मांगे और इस मुल्क को बिल्कुल कंप्लीटली तबाह होने से बचाएं। ये मुझे कहाँ से आई इंस्पिरेशन, ये सुनिए। ये 2 लड़कियां हैं, मगर इसमें से आप पहले इनको सुनिए। ये एक ब्राह्मण लड़की है और ब्राह्मण होने के बावजूद इसके अंदर इंसाफ की एक किरण है और एक जज्बा है, एक जवानी है, एक वलवला है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। सुनिए। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम है। सीधे दिल से एक नागरिक, एक हिंदू, एक महिला, एक ब्राह्मण, एक भारतीय, एक इंसान के मन की बात। मोदी जी 8 साल हो गए, पूरे 8 साल, जब आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब नवरात्रि और रोजों जैसे पवित्र समय में हनुमान मंदिर के बाहर एक गरीब मुसलमान ठेले वाले के सारे तरबूज तहस नहस कर दिए जाते हैं। आपकी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है और आप अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठे रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब यूपी का एक गरीब मासूम चूड़ी वाला तस्लीम सैकड़ों किलोमीटर दूर इंदौर आकर हिंदूवादी भीड़ की हिंसा का शिकार होता है, पिटता भी है, जेल भी जाता है और आप चुप रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब एक कॉमेडियन बिना कोई अपराध किए महीने जेल में सड़ता है तो आपकी जुबान सिल जाती है। बताइए ना, कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास मोदी जी, जब कर्नाटक में देश की बच्चियों को वो नहीं पहनने दिया जाता जो वो पहनना चाहती हैं और आप आंखें मूंदे किए रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब सैकड़ों लुच्चे लफंगों की भीड़ एक अकेली बुर्के वाली लड़की के पीछे दौड़ती है, चिल्लाती है, डराती है और आप बस देखते रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब यति नरसिंहानंद जैसे दर्जनों भगवाधारी खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास मोदी जी, जब टीवी चैनल हल्दीराम की दुकान में घुसकर उर्दू और अरबी में लिखने को मसला बनाते रहते हैं। बताइए, कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब आपके ही मंत्री खुलेआम देश के गद्दारों को गोली मारो, नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारे लगाते हैं और आप ऐसे ही दिखाते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ही बोल रही हूँ, मेरे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, मेरे मन की बात पूरी नहीं हुई है। बताइए ना, प्लीज बताइए, कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, जब इंटरनेट पर सुल्ली डील बुल्ली डील के जरिए इस देश की महिलाओं की खुलेआम नीलामी लगती है। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब देश की राजधानी दिल्ली में बिना इजाजत के नफरत और जहर की शोबाजी होती है, मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगते हैं और आप चुप रहते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब शहर शहर भगवाधारी मस्जिदों के सामने खड़े होकर भड़काऊ नारे लगाते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, दंगे भड़काते हैं। कहाँ चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब भगवा का चोला पहनकर खुद को महंत कहने वाला एक दानव खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात कहता है और आप खामोश रहते हैं। मोदी जी 8 साल हो गए हैं, पूरे 8 साल। 8 साल में अब तक 800 ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो चुकी हैं और आपने अब तक चू तक नहीं की है। एक नागरिक होने के तौर पर मेरा दिल रोज तड़पता है, एक महिला होने के नाते मेरा रोम रोम रोज रोता है,
एक हिंदू होने के तौर पर मैं रोज शर्मिंदा होती हूँ। एक ब्राह्मण होने के तौर पर तो मेरी आत्मा रोज तड़पती है, एक भारतीय होने के तौर पर मैं रोज कराहती हूँ, और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस देश की तबाही, इस देश के विनाश, मानवता के सर्वनाश से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना आपने इनको? और ये जो लड़की है इसको आप देख चुके होंगे, इस सारी दुनिया में मशहूर हो गई ये लड़की, क्योंकि ये इसके पीछे जो 25-30 बेचारे नामर्द किस्म के लड़के उसको वो कर रहे थे, हरास कर रहे थे, दुपट्टा पहन के लाल रंग का। बाय द वे, ये लाल रंग का दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, आपको मर्दों को नहीं पहनाना चाहिए, मगर खैर आपके मर्दों के पास अब कुछ है ही नहीं पहनने को, तो यही ठीक है। हमें ये रंग इसलिए पसंद है क्योंकि हम इस रंग को बिरयानी में डालते हैं। खैर, तो मैं ये जो दोनों लड़कियां हैं, मैं इनको आगे रख के और अपनी बाकी की जो हमारी सिख बहनें हैं उनसे और क्रिश्चियन हैं, उनको सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इंडियन मैन इज डेड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। ये बात मैं उनके सिखों के बारे में नहीं कहूँगी, वो आज भी अलाइव है, सिख मर्द जिंदा है, सिख मर्द जिंदा है। तो मगर बाकी के जो मर्द हैं ये सब डेड है। या आपको देख के लगता होगा ये जिंदा है, मगर ये सब डेड है। हमारी जुडिशरी खत्म हो गई। हमारी जुडिशरी जो है वो भी कैंगरू कोर्ट है, उनको भी डर लगता है। वो सुओ मोटो ले सकते हैं, हमारी जो जुडिशरी है वो सुओ मोटो ले सकती है संज्ञान कि ये जो कुछ भी हुआ मध्य प्रदेश में, जो यूपी में हुआ है, जो बिहार में हो रहा है, और जो राजस्थान में उन्होंने किया कांड, वो हमारे जो जज हैं वो ले सकते हैं सो मोटो, उनके पास वो राइट है, वो इख्तियार है। मगर जो जज हैं उनके भी तो घर है ना, उनकी भी फैमिली है, उनको भी डर लगता है कि कल को उनका हाल जज लोहिया जैसा ना हो जाए जो रातों रात गायब हो गए थे। अपने हिंदुस्तान की औरतों से मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, आपके हाथ में पावर है, आप निकलेंगी, सड़कों पे निकलेंगी और इनको मजबूर करेंगे कि ये इस तरह की जो बदतमीजी और बर्बादी का इन्होंने छोड़ दी है, खुली छोड़ दी है, उसको खत्म करें। आपके पास है वो चीज, करिए। शाहीन बाग याद रखिएगा, CAA और NRC को उन्होंने खत्म कर दिया था। ये वो औरतें हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके पास कोई पावर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये हिजाब में रहती हैं, बुर्के में रहती हैं और इनके मर्द इनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, सड़कों पे निकल गए। इस मुल्क को बचा लें, आपके पास है वो पावर, और आपके पास अगर इस तरह का जज्बा है जो इस बच्ची में है, तो हिंदुस्तान के ऊपर कोई नहीं आक्रमण कर सकता, कोई उसको तबाह नहीं कर सकता। उसको बचा लें, और अगली सेंचुरी और अगला डेकेड जो है वो वैसे भी औरत का है। आपके पास है वो पावर, इस्तेमाल करें और मुल्क को बचाएं। ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड डे। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।